यस, यार स्टार्ट किए थे टाइम ऑफ सप्लाई। इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई तो आपको पता ही है। अगर जून मंथ का सप्लाई है तो उसका टैक्स जुलाई 20 तक देना है, और आज 1 जुलाई है। अगर आज मैं सप्लाई दिखाता हूँ, इसका टैक्स डिपॉजिट करना है कब तक? 20 अगस्त। रुको रुको, वो कौन है? कहाँ थे सुबह? अभी ठीक। यस, अगस्त में देंगे। इसी रुके, एक दिन भी अगर गड़बड़ हो गया 30 जून का 1 जुलाई, सो योर टैक्स लायबिलिटी स्विच ओवर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह लगेगा, आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके क्लाइंट को आप टाइम ऑफ सप्लाई बता दोगे तो अकॉर्डिंगली टैक्स कब देना है उन्हें भी पता रहेगा और दे देंगे। सो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 2 सेक्शन आया इस संसार में संसद से। सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट गुड्स के लिए, और सेक्शन 13 ऑफ CGST एक्ट सर्विस के लिए। रेट्स वगैरह चेंज हो जाता है तो सेक्शन 14 इंटरमीडिएट स्टूडेंट को नहीं सीखना है। अब गए सेक्शन 12 से बात करने के लिए। सेक्शन 12 अंकल, सेक्शन 12 अंकल कैसे आप? मत पूछो मैं कैसे हूं, पहले सेक्शन 31 से बात करके आओ। ठीक है ठीक है ठीक है अंकल, जा रहे गुस्से है आप हमसे खबर लेने से पहले। सेक्शन 31, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ होता है, आप पहले शंकर भगवान जी का पूजा करोगे तो गुस्सा हो जाएंगे, आप पहले हनुमान जी का पूजा करोगे गुस्सा हो जाएंगे, दुर्गा माँ का पूजा करेंगे गुस्सा हो जाएंगे। क्यों गुस्सा हो गए बाबा माँ? पहले गणेश देवता का पूजा करो। किसका? गणेश देवता। तो ठीक इसी तरह से सेक्शन 12-13 को खुश करना है तो सेक्शन 31 को खुश करो। सर क्या रखा है सेक्शन 31 में? अरे बेटा एक छोटा सा बात रखा है कि अलग अलग सिचुएशन में कौन सा तारीख को इनवॉइस रेस करना है आपको बताना है। तो अपने सेक्शन 12-13 में एंट्री मारने से पहले सेक्शन 31, थोड़ा थोड़ा सेक्शन फीलिंग्स रखो, घर में याद मत करना, कोई पूछेगा नहीं, बट मेरे साथ बात करना। तो सेक्शन 31 गुड्स के लिए, सर्विस के लिए, सबके लिए बताया। गुड्स का सबसे बड़ा पॉइंट कर लिए और 3 पॉइंट है वो करके आज सेक्शन 12 में टच करने वाले अपन। तो क्या बताया गया था? गुड्स के लिए इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? इफ सप्लाई रिजल्ट्स मूवमेंट ऑफ गुड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स, अदरवाइज मेकिंग अवेलेबल और डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये क्या होता है? अपने दुकान से माल निकलता है, अपने फैक्ट्री से माल निकलता है, अपने गोडाउन से माल निकलता है, हम लोग भेजते हैं, तब जब निकालेंगे तब, और सेकंड केस में हमारे दुकान पे आया ये वाला सामान है ले जाइए, तभी डन। इतने ही पढ़े थे। गुड्स के केस में थोड़ा सा और टॉपिक्स है, एक कंटिन्यूअस सप्लाई, एक सेल और रिटर्न, और एक रिवर्स चार्ज। कंटिन्यूअस सप्लाई पे चल रहे बेटा। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। निशांत ने मेरे को ऑर्डर दिया, बोला सर आप मेरे को 1 साल मंथली सप्लाई करना, 1 ईयर तक मंथली सप्लाई करना। एक ही ऑर्डर दिया कॉन्ट्रैक्ट, जिसे बोला एवरी मंथ सप्लाई करते रहना, कंटिन्यूअसली 1 साल तक सप्लाई करते रहना, लॉन्ग पीरियड तक सप्लाई करते रहना। हिसाब किताब बाद में कर लेंगे, हिसाब किताब बाद में। तो उस सिचुएशन पे इनवॉइस कब रेज करना चाहिए वो सिचुएशन देखना है। जब कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किसी को देता है ना, तो फाइनल तो बाद में होता है, बट बीच बीच में पेमेंट होते रहता है। तो जब भी आप मेरे से पेमेंट लोगे बीच बीच में, तभी इनवॉइस रेज कर देना। बीच बीच में मंथली पेमेंट भी मिलते रहेगा, तो मंथली इनवॉइस रेज करना। या आप एक स्टेटमेंट देते रहोगे, सर इस मंथ पे इतना भेजा, इस मंथ पे इतना भेजा। जब स्टेटमेंट रेज होगा उसके पहले क्या कर दो, इनवॉइस।
एकदम सिंपल। तो यहाँ पे दो टर्म सीखना है। कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, और उस पे इनवॉइस कब रेस करना है। सो देखो, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में इनवॉइस रेस कब करना है, वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। बेटा 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसा नहीं होता है कि 3, 4, 5, 6 मंथ्स बाद ही सब कुछ सेटलमेंट करेंगे। आप हर एक मंथ पे जो माल सप्लाई किए उसका स्टेटमेंट देंगे या कुछ कुछ पेमेंट लेते रहेंगे। सो वेन एवर यू आर इशूइंग स्टेटमेंट, गुप्ता जी इतना सामान भेजा, वो स्टेटमेंट देने के समय आपको इनवॉइस रेस कर देना है। सपोज मैंने जून से आपको ऑर्डर दिया, जून से मार्च तक सप्लाई करना, जून से मार्च, तो जून मंथ का जो आप सप्लाई करोगे उसका डिटेल्स भेजोगे मेरे को जुलाई पे, या उसका पेमेंट ले लोगे जुलाई पे। तो जून मंथ का जो भी सप्लाई है उसका इनवॉइस रेस करना है सिर्फ फिफ्थ 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 फाइनल, क्या फाइनल, फिफ्थ फिफ्थ फिफ्थ, एवरी मंथ का फिफ्थ फिफ्थ, कितना 5 तारीख, कितना 5 तारीख। तो जून मंथ का 5 जुलाई कोई स्टेटमेंट देंगे या पेमेंट, तो उस समय इनवॉइस रेस करना जून का। जुलाई का 5 अगस्त, उस दिन छुट्टी रहेगा, थके रहेंगे 4 अगस्त को, बहुत नाचेंगे ना 4 अगस्त को, बोलो भाई। तो फिर 5 अगस्त को, जुलाई का 5 अगस्त को आप स्टेटमेंट रेस कर दो या पेमेंट लोगे, तो जुलाई मंथ का सप्लाई का इनवॉइस 5 अगस्त, अगस्त मंथ का 5 सितंबर, बोलते रहना, हो गया खत्म। सितंबर का 5 अक्टूबर, अक्टूबर का, वाह बधाई हो। द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ईच स्टेटमेंट इज इशूड। जब भी आप स्टेटमेंट रेस करेंगे और सच पेमेंट इज रिसीव्ड, आप स्टेटमेंट और पेमेंट जो पहला काम किए उस समय तक इनवॉइस रेस कर देना है। कौन सा सप्लाई, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होता है, अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड एग्री टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैंने निशान को, और निशान को बोला एवरी मंथ प्रेरणा में मार्च तक प्रिंटिंग स्टेशनरी, बहुत जेरोक्स होता है उसका पेपर भेजते रहना, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे अच्छा से बैठकर। सो एवरी मंथ यू विल सेंड पेपर। हमारे पास बहुत पेपर यूज होता है आजकल, तो पता ही है, तो वो रोज रोज खरीदना नहीं, बस इसको दे दिया कि हर एक मंथ भेजते रहना, तो ये भेजते रहेगा। तो जून का हिसाब जुलाई में करेगा, तो जुलाई 5, तो जुलाई 5 तक रेस कर देगा। इज इट ओके। एक कॉन्ट्रैक्ट कितना, एक कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट सप्लाई एक बार होगा ना, कंटिन्यूअसली होगा, यस, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई। वेदर नॉट बाय मीन्स ऑफ वायर से जाए, वायर से भी जाए, केबल से भी जाए, पाइपलाइन जाए, कोई मतलब नहीं। फॉर विच सप्लायर इनवॉइसेस रेसिपिएंट रेगुलर पीरियोडिकल बेसिस एंड इंक्लूड्स, कोई भी सप्लाई जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा, कोई भी ऐसा सप्लाई जिसको गवर्नमेंट बोल दिया कि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस। आपको याद रखने के लिए अगेंस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, और जिसमें पीरियोडिकल पेमेंट लेते रहेंगे। तो जब भी आप पेमेंट लेंगे या जब भी ये कोई स्टेटमेंट देंगे उस समय तक इनवॉइस रेज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल, स्नेहा लिमिटेड इशूज स्टेटमेंट 5th of every month in respect of supplies made in previous month। प्रीवियस मंथ का सप्लाई का स्टेटमेंट 5th, गुड्स वर्थ 20,000 सप्लाइड 11 जुलाई, गुड्स वर्थ 25,000 14 अगस्त। आपने एक बार जुलाई में सप्लाई किया, आपने एक बार अगस्त में, 2 महीना पे सप्लाई किया, जुलाई और अगस्त। तो इनवॉइस कब रेस करेंगे,
5th, तो जुलाई का इनवॉइस कब रेज करेंगे? स्टेटमेंट जुलाई का स्टेटमेंट आप देंगे 5 अगस्त, तो आपको इनवॉइस भी रेज करना है 5 अगस्त या उसके पहले। तो जुलाई मंथ पे जितना भी सप्लाई किया है उसका इनवॉइस मस्ट बी रेज्ड 5 अगस्त को। इज इट ओके? डन। बट वो जुलाई में नहीं चाहिए, रिमूवल के समय नहीं चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यूअसली सप्लाई जा रहा है ना। हम लोग कल क्या पढ़े थे, जब माल निकालेंगे तभी तो इनवॉइस रेज करना है, बट कंटिन्यूअस सप्लाई पे माल निकालने से नहीं। स्टेटमेंट या पेमेंट जब होगा उसी के पहले उस दिन तक इनवॉइस रेज करना। अगर कंटिन्यूस नहीं होता तो 14 जुलाई को माल भेजा है तो इनवॉइस भी 14 जुलाई को। अगस्त में भेजा, अगस्त में, समझ गया? कंटिन्यूअस पूरा डिफरेंट है। अगस्त में सप्लाई किया, इसका स्टेटमेंट रेज होगा 5 सितंबर। अच्छा तारीख है, टीचर्स डे, फिर उसके बाद चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे के दिन तुम लोग तो रहोगे नहीं, बड़े हो जाओगे। जनवरी बैच, मई बैच रहेगा, उसका इनवॉइस रेज कब करना है? 5 सितंबर। दैट्स इट, हो गया। सो इनवॉइस 20,000 जो जुलाई में सप्लाई किया, इसका इनवॉइस रेज करना है ऑन और बिफोर 5 अगस्त, और इसी दिन कर दिया तो ठीक है। यही टाइम ऑफ सप्लाई अभी सेक्शन 12 में जाने वाले, और नहीं भी किया तो भी यही टाइम ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी अंकल बोलेंगे आपने 5 अगस्त को माल बेचा, कब? जीएसटी अगस्त के हिसाब से दे देना, रिमूवल के हिसाब से नहीं। स्पेशल पॉइंट है किसके लिए? कंटिन्यूअस गुड्स 25,000 14 अगस्त को बेचा ना। इसका नॉर्मल प्रोविजन तो बोला 14 अगस्त को ही कर लो, बट सीसी कंटिन्यूअस सप्लाई में 5 सितंबर। इज इट ओके? डन। सो हम लोग ये चार्ट बना रहे थे, कौन सा सप्लाई का लिखना है अभी बेटा? पहले यहां भी देखो, कंटिन्यूअस सप्लाई एक ऐसा सप्लाई है जिसमें सक्सेसिव स्टेटमेंट्स, अकाउंट्स, पेमेंट्स वगैरह होता है। तो इनवॉइस कब रेज करना है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ सच स्टेटमेंट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। इज इट ओके? ओके। क्या यहाँ पे रिमूवल देखना है? नहीं। कंटिन्यूअस सप्लाई क्या होता है? सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे, और गवर्नमेंट जो नोटिफाई कर दिया वो सब है, हो गई। अभी तो बोल ही देगा। इनवॉइस कब रेज करना है? कौन अंकल बता रहे? कौन अंकल? सेक्शन 31 अंकल, अंकल नंबर 31। ठीक है, अब अंकल नंबर से ही बात करेंगे, आंटी नहीं बुलाएंगे। फिरंगी आएगी, आईजीएसटी एक्ट होगा ना, इंटरनेशनल है, तो भी फिरंगी को लाएंगे, जेम्स बॉन्ड को लाएंगे। अभी सीजीएसटी में अंकल अंकल बोलना, तो अंकल नंबर 31 क्या बोले? कंटिन्यूअस सप्लाई में व्हेन यू आर इशूइंग स्टेटमेंट और व्हेन एवर यू आर रिसीविंग पेमेंट, उसमें जो भी पहले है उस दिन तक इनवॉइस रेज करना। इज इट ओके? यू आर इशूइंग स्टेटमेंट 5 जुलाई, यू आर रिसीविंग पेमेंट 8 जुलाई, कौन पहले? 5 जुलाई। बेटा इनवॉइस रेज करना 5 जुलाई तक, 8 जुलाई तक करेंगे तो डैश बस। और एक अप्रूवल बेसिस है और एक है रिवर्स चार्ज, अभी नया आया है, सितंबर से ही एप्लीकेबल हुआ। उसके बाद हम लोग को मजा आने वाला है, बहुत मजा। तो आप लोग को चार्ट बना रहे थे, चार्ट में 4 पॉइंट्स आएगा ना? यहां पे 3 ही दिख रहा है आपको, और एक आएगा कंटिन्यूअस सप्लाई, सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पेमेंट, ये दिखेगा तो कंटिन्यूअस सप्लाई
before the time of issue of statement or receipt of payment. डन। अगर ऐसे मैंने एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल कौन सा पेज पे है बुक का वो भी लिख लेना, कभी रिवीजन करते समय थोड़ा हेल्पफुल होता है। तो बाजू में बुक भी खोल के रखना, सो डेट हम लोग रेफरेंस के लिए वो पेज नंबर, वो एग्जाम्पल नंबर डाल देते ना, तो पढ़ते समय लिंक बनाने में आसानी होता है। इज इट ओके? समझ में आ गया? हो गया बेटा। 4 ही पॉइंट तो रटाना है बेटा। मैं जीएसटी बहुत अच्छा से विथ लॉजिक फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा, और उसके बाद तो मेरे को रटाना ही है, तो इसलिए आपको बोलना है। तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस कब रेज करना है? रिमूवल के समय नहीं। कब? स्टेटमेंट और पेमेंट के पहले। बस हो गया, इतना ही। अब चले बेटा आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ओके, लिख लिया बेटा आप लोग पेज नंबर 96 में? कहाँ एग्जाम्पल था उसका? उसी टॉपिक के सामने लिखना, पेज 98 में एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बेटा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये बहुत अच्छा टर्म है, बहुत बार मिलेगा, इसको बुरी तरह से रटना है। ये क्या होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस? सुनो, मैं एक होलसेलर हूं। कौन हो? होलसेलर। मैं दिल्ली गया, दिल्ली से एक नया कैलकुलेटर लेकर आया, कैलकुलेटर। और आप लोग रिटेलर हो, आप लोग नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट पार्ट्स में रहते हो, मेरे से कैलकुलेटर खरीद के बेचते हो। तो मैंने आप सबको गुवाहाटी भी बुलाया। कैसे हो? सब ठीक ठाक है आप लोग? हाँ। तो मैंने ये कैलकुलेटर लाया है, नया कैलकुलेटर है मार्केट में, आप लोग मेरे से खरीदो, अपने दुकान में रखो और बेचना। तो आप लोग किसी जिसको जिसको मन होगा खरीद लेगा, बस हो गया। लेकिन नया प्रोडक्ट है ये, क्या है? ऐसा कैलकुलेटर तो मार्केट में चलता ही नहीं है। तो आप लोग ना मेरे से खरीदना नहीं चाहोगे कि आप लोग मेरे से परचेज कर लिया, फिर कस्टमर नहीं खरीदेगा, ये कैलकुलेटर कभी देखा ही नहीं, तो आपका तो दुकान में सामान बेकार ही हो जाएगा। तो यू डोंट बाई न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम होलसेलर। तो आप लोग सबको नाश्ता वास्ता खाना करा दिया, खिला दिया। मैं सोचा ऑर्डर दोगे, एक बच्चा भी ऑर्डर नहीं दिया। बोला कि सोच के बताएंगे। क्या सोच के? क्योंकि ये कैसा सामान है? नया, तो आप लोग खरीदोगे नहीं। और मैं सोचा सोच के बताओगे, सब टाटा बाय बाय करके चले गए, सर पकड़ लिया। अब मैं 1000 पीस दिल्ली से खरीद के लाया हूं, वापस भी नहीं हो सकता है। आप खरीदोगे नहीं तो यहां पे क्या अचार बनेगा का हमारे घर में रखकर? कैलकुलेटर का अचार खाए हो क्या कभी? बताओ, आम का अचार खाते हो, मिर्ची का, ये बेकार हो जाएगा। तो फिर मैंने आप लोग को एक मैसेज डाला, सुनो सुनो सुनो, आप लोग कैलकुलेटर फ्री में ले जाओ, 1-2 महीना रखो, बिक्री हो जाएगा तो पैसा देना, नहीं तो माल वापस। ऐसे डाल दिया। तो आप लोग सीढ़ी से नीचे नहीं गए थे, दौड़ के इधर आ गए, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। कोई 10 ले गया, कोई 20 ले गया, कोई 30 ले गया। इसी को बोलते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, आज सेल नहीं हुआ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, जब से कंजूस यही है, ले जाओ, ले जाओ, फ्री में ले जाओ, ले जाओ, अरे ले जाओ बेबी। बिक्री होगा तो पैसा देना, नहीं तो वापस। ले गया, जाओ जाओ जाओ, गया गया कैलकुलेटर गया, गया ना, रिमूव कर दिया। बट सेल हुआ क्या? आज इनवॉइस रेज नहीं करना है। अरे 2 महीना बाद टिंग से मैसेज, सर मी राशि का बड़े पेन, सर सोल्ड, वो भेज दिया। तो 2 महीना बाद इनवॉइस रेज करेंगे। कितना महीना बाद? अभी नहीं, 1 जुलाई को नहीं, 1 सितंबर को। कितना? 1 सितंबर। तो अप्रूवल बेसिस पे माल चला जाएगा, बट आज इनवॉइस रेज नहीं करना है।
कल तो क्या दिमाग में भर दिए थे झबड़ा, रिमूव करेगा तो इनवॉइस करोला कैसे कर? आज उसके ऊपर थप्पड़ मार रहा है, कंटिन्यूअस बोल रहा है रे बट इनवॉइस अभी नहीं, स्टेटमेंट और अप्रूवल तो और थप्पड़ मारा अभी नहीं, जब अप्रूव करेगी तब। आज मूवमेंट हुआ है बट सप्लाई नहीं हुआ, आज सप्लाई नहीं हुआ। मैंने तेरे को माल दिया, बिके तो दियो, ना बिके तो वापस कर दियो। तो जीएसटी अंकल उदास बैठ गए, दुखी हो गए। 1 जुलाई को सामान भी चला गया, इनवॉइस भी रेज नहीं हुआ, कुछ मिला भी नहीं। दुखी ना हो अंकल, 2 महीना बाद पेट भर देंगे आपका जीएसटी से, इनवॉइस रेज कर देंगे। और अंकल कुंभकर्ण की तरह सो जाते, ये माल गया ना वो सो गया, अंकल बोले अब कुछ नहीं मिलेगा, भूख में सो गए। जैसे कुंभकर्ण 6 महीना पे जगता था, खाता था, ये सुनो, अगर ये बेबी 6 महीना तक हा भी ना भी ना, कुंभकर्ण अंकल जग जाएंगे, बोलेगा मेरे को भूख लगा है जीएसटी दो, नहीं बिका तो भी जीएसटी दो। 6 महीना के अंदर हा भी ना भी ना, तो वो कुंभकर्ण जीएसटी अंकल उठ जाएंगे और उनको कोई शांत नहीं कर सकता है। तो 6 महीना के अंदर नहीं भी होगा तो भी सेल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सेल। सर सीधा क्यों नहीं बोलते? बेटा मेरे को याद कराना है, नहीं याद कराना है, सीधा कैसे बोलेंगे? आपको कुंभकर्ण याद आएगा? तो कुंभकर्ण कितना महीना सोता था? 6 महीना। तो यहां पे ये कुंभकर्ण को उठा के खिलाना ही पड़ेगा, नहीं बिके तो 6 months। That's it. Thank you. So nice. When goods are sent on approval for sale or return, सेल और रिटर्न बेसिस पे रिमूव किया, ये बेबी कैल्सी ले गई, बिफोर सप्लाई टेक प्लेस, सेल भी नहीं हुआ, माल भी चला गया, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई के समय जब ये अप्रूव करेगी, अप्रूव कब की? 1 सितंबर, रिमूव 1 जुलाई। 1 जुलाई को माल गया, जीएसटी अंकल को भूख लग गया, जीएसटी अंकल को बोलेगा आप सो जाओ, कुंभकर्ण के नींद पे सो जाओ, उसके पहले बिकेगा तो उठा के खिला देंगे। 1 सितंबर को सप्लाई हो गया, तो फिर 1 सितंबर को कुंभकर्ण अंकल को खिला के उठाए खिला देंगे, खा दो। और कुंभकर्ण 6 मंथ्स के बाद तो ऑटोमेटिकली उठ जाता है। अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टाइम ऑफ सप्लाई, जब कस्टमर ने अप्रूव किया वो, और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। अगर 6 मंथ्स तक अप्रूवल बेसिस पे माल नहीं बिकता है ना बेटा, फिर भी जीएसटी अंकल उठ जाते हैं नींद से। जीएसटी अंकल नहीं, कुंभकर्ण अंकल सप्लाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सप्लाई। तो 1 जुलाई से 6 मंथ्स जोड़ो तो 1 जनवरी। 1 जनवरी के पहले आपने अप्रूव कर दिया तो उस समय इनवॉइस रेज करेंगे। 1 जनवरी तक बेबी ने हाँ भी नहीं बोला, बेबी ने ना भी नहीं बोला, तो जवाना क्या सोच लेगा? हाँ, कुंभकर्ण अंकल जग जाएंगे, जीएसटी वाला खाने आ जाएंगे। कब? 1 जनवरी। याद रहेगा? यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके लिए मैं एग्जाम्पल रखूंगा। 1 मार्च को मिसेस नोवा लिमिटेड सेंड्स 50 ऑफिस चेयर्स टू रिटेलर ए सेल और रिटर्न बेसिस पे। नोवा लिमिटेड ने 50 चेयर्स भेजा रिटेलर को सेल और रिटर्न बेसिस पे, और जैसे ट्रक में 50 चेयर जाएगा ना, जीएसटी अंकल बाहर में खड़े हैं, जीएसटी अंकल घूमते रहते, बताया था ना वेश बदल के, रुको 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 रुको, ये गाड़ी कहां लेके जा रहे हो, इतना चेयर नहीं, वो तो अप्रूवल बेसिस पे भेजा है। नहीं, तुम झूठ बोलते हो, तुम बेचा था, बिल नहीं बनाया था, हमने पकड़ लिया, आप ऐसे वैसे बोल रहे हो। अंकल मैं कसम से मैंने अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा। तो क्या प्रूफ है अप्रूवल बेसिस पे माल भेजा? तो याद रखना, माल कभी भी जाएगा ना, या तो बिल रहना पड़ेगा, और ये सेल ही नहीं हुआ,
तो डिलीवरी चालान होना पड़ेगा। क्या बेटा? डिलीवरी चालान। नहीं तो जीएसटी अंकल सीधा ट्रक के साथ माल वोल सीधा एकदम निकल जाएंगे, चोर बोल देंगे तुमको, चोरनी बोल देंगे तुमको। तो इफ यू आर सेलिंग प्रोडक्ट, इनवॉइस रहेगा, जीएसटी अंकल बोलेगा ठीक है से जो जाबो दिया, अरे इमान शेयर गोई से बिल ना है एनए पठाईसु, तो पूरा इंडिया ही एनए पठाईसु में हो जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। सो इफ यू आर रिमूविंग गुड्स अदर देन सेल, तो डिलीवरी चालान होना पड़ेगा। व्हाट? चालान। ये सब टर्म मिलेगा। इतना तो चिल्ला दे रहा हूं ना कि गूंजेगा फ्यूचर में। नो इनवॉइस इज इशूड, ठीक है, माल बिका ही नहीं तो इनवॉइस का जरूरत ही नहीं, लेकिन क्या होना पड़ेगा? डिलीवरी चालान। नहीं तो क्या? जीएसटी अंकल भूखे घूमते रहते बाहर, ट्रक के साथ निकल जाएंगे, ड्राइवर एंडीमेंट कंडक्टर सब, कंडक्टर ड्राइवर एंडीमेंट सब चला जाएगा। यस, अप्रूव बिफोर 6 months। वाओ बेबी, 20 अप्रैल को बोलती है सर अप्रूव्ड। क्या? अप्रूव। 30 चेयर्स अप्रूव कर दिया। कितना? 30। तो फिर 30 चेयर्स सोल्ड मान लिया जाएगा। कितना तारीख को? 20 अप्रैल को। कितना बेटा? तो 20 अप्रैल को मेरे को क्या कर देना है? इनवॉइस रेज फॉर हाउ मेनी चेयर्स? 30 चेयर्स। नो अप्रूवल विद इन 6 months। 6 months तक कुछ ना कहा, बेबी ने कुछ भी ना कहा, तो क्या समझना है, क्या सोचना है? बेबी के जवाब हाँ है। रियल लाइफ में मत कर देना किसी को, भाई किसी को कुछ भेज दिया 6 महीने के अंदर हाँ भी नहीं ना भी नहीं, तो आ जाएंगे डैश डैश लेकर और लेके चल जाएंगे। ये सब मत करना। ये जीएसटी का बात कर रहा है, अब उधर मत उधर जाना। तो 1 सितंबर को क्या मान लेंगे बेटा? सो इज इट ओके? तो क्या अब आप लोग भूलोगे सेल और रिटर्न पे माल निकालने से कब इनवॉइस रेज करना है? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अप्रूवल रिसीव्ड और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। लेकिन अभी माल भेजते समय रास्ते में जीएसटी अंकल पकड़ लेंगे, डिलीवरी चार्ज। यस यस, एक एक टर्म विल पे बैक अस इन फ्यूचर। जब इनवॉइस वाला चैप्टर आएगा ना, बोलेगा हर एक सप्लाई के साथ माल निकलेगा, इनवॉइस रहना चाहिए। और ये सिचुएशन आएगा, बिना इनवॉइस का भी माल कब निकाल सकता है? डिलीवरी चालान, सेल और रिटर्न बेसिस। ऐसा 5 सिचुएशंस है जहां पे आप रिमूव कर देते हो माल, बट इन सप्लाई नहीं हुआ, इनवॉइस नहीं चाहिए, डिलीवरी चालान चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखने आता है कि किस सिचुएशन में बिना इनवॉइस का भी कर सकते हैं बेटा। इसको बहुत लंबा दिन तक याद रखना है, समझा क्या? यस सर, रखेंगे रखेंगे बेटा। 4 टॉपिक पढ़ना था आप लोगों को। 4 टॉपिक क्या था बेटा? ये टॉपिक देखो, सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस, इनवॉइस कब रेस करना है? अर्लियर ऑफ, कब बेटा? टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या बेटा? अप्रूव्ड। और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। दैट्स ग्रेट। इतना ही था, बट अभी नवंबर 24 से अमेंडमेंट आ गया एक आरसीएम का भी। आरसीएम ये वाला पॉइंट, मतलब कोई नहीं रोक सकता है इस बार एग्जाम पे आने के लिए। सितंबर जनवरी अभी लेने वाला, सो अभी आएंगे यहाँ भी। एक बार थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस। सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस।
और एग्जाम्पल कौन सा पेज पे लिख लेना। दिस इज डन। हो गया ना। सो इनवॉइस देखो, उस एग्जाम्पल पे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल था उसमें 20 या 30 गुड़िया ने अप्रूव किया था ना 30, बाकी का 20 चेयर्स के बारे में ऐसे फॉर एग्जाम्पल बता दे रहे। 1 सितंबर तक नहीं आएगा तो फिर 1 सितंबर को क्या कर देंगे, रेज कर देंगे। क्लियर है ना। किसी के मन में आ रहा होगा सर 50 भेजा था, 30 हुआ, बाकी का 20 का, बस बता देते कि 1 सितंबर को 20 का भी रेज। सो 3 पॉइंट सीख लिए, 4 ही पॉइंट है। फर्स्ट क्या था बेटा, इनवॉइस कब रेज करना चाहिए। भाई आप बहुत मिस कर दिए, सब एडजस्ट कर लिया है, कर लिया है, गुड। इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है तो ऑन और बिफोर रिमूवल, अदरवाइज डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल टू रेसिपिएंट। दूसरा कंटिन्यूअस सप्लाई में स्टेटमेंट और पेमेंट रिसीव। और तीसरा अप्रूवल बेसिस पे अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, टाइम ऑफ सप्लाई दैट इज डेट ऑफ अप्रूवल और 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है। एंड द न्यू पॉइंट, एकदम नया पॉइंट बेटा, आप लोग को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम पे कभी डिस्कशन करवाए थे क्या, याद है। सेक्शन 9394 याद है ना, 9394 पे स्पेसिफाइड था और 94 पे अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ये कभी भी जीएसटी में नहीं भूलना है, लास्ट डे तक अलग अलग चैप्टर में काम आते रहेगा। कौन सा, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9394, इज इट ओके। सीजीएसटी एक्ट में फिर वो एक स्टेट से दूसरा स्टेट होगा तो 5354 आईजीएसटी, याद है। जो जो सीजीएसटी में 9 में लिखा था, आईजीएसटी में 5 में, याद है, हम लोग एक दिन पढ़े थे। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे ये बेटा बहुत गजब वाला पॉइंट है। आरजी स्टोर, निशान स्टोर, आरजी स्टोर ने परचेज किया और आरसीएम में फंस गया। किस में फंस गया, आरसीएम में। तो आरजी स्टोर इनवॉइस रेज करेगा, सेल्फ इनवॉइस अपने नाम पे, आरजी स्टोर के नाम पे ही रेज करेगा। यहाँ पे निशान तो बिल भेजेगा ही, निशान का बिल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे कस्टमर कौन है, कस्टमर किसने माल खरीदा, आरजी स्टोर सेल्फ इनवॉइसिंग करेगा। ठीक है ना। ये लॉ में बोल दिया गया था करेगा, इसका डेट स्पेसिफाइड नहीं किया था, जो 1 नवंबर 24 को कर दिया, 1 नवंबर 24 को कर दिया। विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। अगर मैंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फंस गया या 93 पे या 94 पे, तो मैं परचेजर हूं, जीएसटी वाला इनवॉइस मेरे को रेज करना है, मेरे ऊपर ही। उसका डेट स्पेसिफाइड नहीं था, स्पेसिफाइड इट विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ये एग्जाम में आएगा 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 आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो आरसीएम में अगर आप फंस गए हो तो सेल्फ इनवॉइस चलेगा। डेट बताओ, 30, विद इन 30 डेज। तो ये चार्ट थोड़ा सा पहले बना हुआ था, उस समय तक मे बैच के लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब आया रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा। मस्ट इशू टैक्स इनवॉइस विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ गुड्स।
जब हम लोग सर्विस में जाएंगे सर्विस पढ़ेंगे, अरे कल फिर पढ़ेंगे ना सर्विस का। फॉर आरसीएम सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आरसीएम में फंस जाएंगे तो फिर विद इन 30 डेज। समझ में आया भाई? सो एक पॉइंट और लिख लेंगे, 4 पॉइंट्स था ना बेटा। इनवॉइस अंडर आरसीएम, invoice under RCM must be raised by registered person within 30 days of receipt of goods, within 30 days of receipt of goods। सो ये इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। एक एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं बेटा, इसका एग्जाम्पल X Limited registered under GST purchased goods on 1st July from unregistered person taxable under RCM, ये क्वेश्चन है। अब इसका एक्स लिमिटेड को एक इनवॉइस रेज करना है आज से 30 डेज के अंदर। तो आज से 30 डेज क्या होगा? 31 जुलाई। आंसर लिखना, एक्स लिमिटेड मस्ट रेज इनवॉइस बाई 31 जुलाई। सही है? बाई 31 जुलाई, that is within 30 days of receipt of goods, within 30 days of receipt of goods। within 30 days of receipt of goods। इस एग्जाम्पल को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर, जनवरी, मई एग्जाम सबके लिए। सितंबर में पहली बार आएगा ये क्वेश्चन, छोड़े इसको। सो दीज आर द डिफरेंट इश्यूज रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स पे इनवॉइस का। अब आप लोग एकदम चिल हो जाओ। नोट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया? बोलो बेटा, क्या था नोट नंबर 1? नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं था। नोट नंबर 1 था इशू ऑफ इनवॉइस डेट, है ना? अब मेन, फिर ऐसा चार्ट बनेगा, ये मेन चार्ट है। ऐसा चार्ट बनेगा जिसमें इतना ही होगा 5। ये है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, जिसमें से 4 तो अभी खत्म हो जाएगा, थोड़ा रिवर्स चार्ट में टाइम लगेगा और खत्म हो जाएगा। तो नोट नंबर 2 लिखना, टाइम ऑफ आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा सेक्शन है बेटा टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12। अंकल नंबर 12 जिसको 31 बोल रहे अंकल, पूरा जिस सारे सेक्शन को आज से अंकल ही बोलेंगे। प्रॉब्लम तुमको? जवान को भी अंकल ही बोलेंगे, और 99 बुड्ढा को भी
अंकल ही बोलेंगे, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ओके, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अंकल नंबर 12, इज इट ओके? अब ध्यान से सुनो, एकदम लिख लिया? अब इसके अंदर 5 ही तो पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सुनो। फर्स्ट पॉइंट, इतना चिल्लाए, अब मैं बैठे बैठे फल खाऊंगा। बेटा, इन्होंने जब जीएसटी बनाया ना, तो सोचा कि जीएसटी को यूनिफॉर्म रखेंगे, यूनिफॉर्म। गुड्स के लिए भी वही सिस्टम, सर्विस के लिए भी वही सिस्टम सोचे थे। बिकॉज सर्विस में क्या था ना, पहले जब आया था 1994 में मनमोहन सिंह जी लाए थे, तब सर्विस टैक्स पे बोले थे जब आपको पैसा मिलेगा तभी टैक्स देना, रिसिप्ट बेसिस पे था। कौन सा? रिसिप्ट। और गुड्स के केस में था आप माल बेचते हो अभी टैक्स लग जाएगा, माल बेचोगे ही टैक्स, पैसा वैसा से कोई कनेक्शन नहीं था। सर्विस में रिसिप्ट था और गुड्स में सेल था, दोनों अलग। तो गुड्स में भी इन्होंने वही कर दिया, जब आप सप्लाई करोगे तब इनवॉइस रेज करना या पेमेंट मिलेगा तब। पेमेंट भी लगा दिया और सप्लाई भी लगा दिया, क्योंकि वो सर्विस में पेमेंट था, सर्विस में क्या था? पेमेंट, जब पैसा मिलेगा तब, और गुड्स में क्या था? सप्लाई। सो यूनिफॉर्मिटी करने के लिए दोनों लगा दिया। यानी मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं माल बेचता हूं, वो भी डेट देखा जाएगा, और जब मेरे को पैसा मिला विच एवर इज अर्लियर। तो गुड्स वाले लोग ना बहुत नाराज हो गए। गुड्स वाले लोग सब सामान ले लेके ना जीएसटी अंकल का सर फोड़ने आ गए बाजार में। जब से हमारा जन्म हुआ पेमेंट का ही नामो निशान नहीं था, पेमेंट का नामो निशान। जब मैं सेल करता हूं तभी टैक्स देता हूं, कभी एडवांस मिल जाता है तो आज तक नहीं दिए। सबको ही ना अपना अपना दुकान का एक एक बस्ता स्टॉक लेके जीएसटी अंकल को फोड़ने आए। इतना डर गए जीएसटी अंकल। 15 नवंबर को, 1 जुलाई को तो जीएसटी अंकल आए थे ना, बस चिल्ड्रंस डे मनाए। उसके बाद जीएसटी अंकल बोलेगा नहीं भाई इंडिया से बच नहीं पाएगा, सर फोड़ देगा, मर जाऊंगा, क्या करूंगा, बाकी का जीएसटी किधर जाएगा? पेमेंट हटा दिया। क्या हटा दिया? अरे नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, सारा फोड़, गली गली में सब फोड़ते थे। किसको? जीएसटी को। छोटा सा पान का दुकान भी ना, वो चूना वाला तो उससे डंडा मार देता था, खैनी वाला का वो खैनी काटे उससे भी सर फोड़ दे। मजाक करे। सो देखो मैं काटा ना, वो बताया क्यों काटा, समझा क्या? एक ही पॉइंट याद रखना, अर्लियर का भी बात नहीं है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, बस। और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट है, अगर रहता तो क्या होता? आज के दिन में जीएसटी देखने नहीं मिलता, सारे लोग जीएसटी में फोड़ देते, सारी जीएसटी स्वाहा, 10 साल भी नहीं जी पाया। नोटिफिकेशन नंबर 66 लाया गवर्नमेंट ने, सिटी मतलब सीजीएसटी एक्ट का। भाई ये बिजनेसमैन से लड़ नहीं पाएंगे। मेरा लोहा लंकर का दुकान होगा तो क्या होगा? लोहा लंकर फोड़ देंगे, बताओ तो, वो तो सर फोड़ेंगे तो मर जाएगा जीएसटी। हो गया। सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द डेट ऑफ इनवॉइस, व्हाट ऑफ इनवॉइस, और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। सपोज 30 जून को मैंने माल बेचा, चला भी गया, तो इनवॉइस मस्ट बी रेज ऑन और बिफोर 30 जून। इफ आई रेज इनवॉइस तो टाइम ऑफ सप्लाई इज 30 जून। इवन इफ आई डोंट रेज इनवॉइस, आई एम रेजिंग इनवॉइस ऑन 1 जुलाई, इनवॉइस जाए डैश में, जीएसटी अंकल खाने आएंगे जून में, फिर जून में डन। तो फर्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2), 5 सेक्शन है, 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6), पूरा पांचों का पांचों रटना है। इसी को कल सर्विस बना के रटेंगे, 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6). हो गया फर्स्ट पॉइंट। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच required to issue invoice under
अंडर जीएसटी अंकल नंबर 31। पेमेंट देखना है नहीं देखना है? कौन सा नोटिफिकेशन? 66 बहुत फेमस है, इतना ही फेमस है सारे गली गली से जीएसटी अंकल भाग रहे थे। किसके डर से? पेमेंट वाला से लेकर अब यहां से 3 4 5 6 7 8 9 8 तक करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद सेक्शन 12 3 बाद में 12 4 12 5 12 6 समझाएंगे और उसके बाद फिनिशिंग टच देंगे। बेटा पूरी तरह से रटना है, पूरी तरह से रटना है। फर्स्ट पॉइंट क्या सीखने जा रहे थे? टाइम ऑफ सप्लाई। कौन सा सेक्शन? 12(2). 12(2) में क्या बोला बेटा? अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एज पर नोटिफिकेशन नंबर 66 डेट ऑफ रिसीप्ट नॉट रिक्वायर्ड। इज इट ओके? सो टाइम ऑफ सप्लाई लिखकर सेक्शन 12(2) लिखकर ओके कितना एरो होगा देख लिया ना? बोलो भाई। 5 एरोज है। वाउचर में 2 पॉइंट है, रेसिडरी में 2 पॉइंट है, आप लोग देख लेना। ये है सीन। वो तो आ ही जाएगा आराम से, मैं तो एक साथ दोनों मिला दिया हो, देखो ना कि एक ही नज़र में पूरा रिवाइज हो जाएगा। चलो टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2). डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। देन वो बहुत फेमस नोटिफिकेशन नंबर है, लिख के रख लेता है, आंसर नहीं चाहिए उसको। नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑब्लिक 2017। नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑब्लिक 2017। डेट ऑफ पेमेंट नॉट रिलेवेंट। डेट ऑफ पेमेंट नॉट रिलेवेंट। इज इट ओके? सो गुड्स के केस में कौन सा दिन को सप्लाई माना जाएगा? कौन सा डेट को? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। ठीक है, पेमेंट नहीं देखना है। डन। एकदम स्पेसिफिक एक वर्ड, डेट ऑफ इनवॉइस हो गया। अब इस पे बहुत सारा सम्स और सब में आपको ये प्रोविजन लिखकर आंसर लिखना है। वी आर कमिंग टू पेज नंबर 99। पेज नंबर 99। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। 5 क्वेश्चन है इसमें बेटा, 5 क्वेश्चन है। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, कब रिमूव किया? डेट ऑफ इनवॉइस, कब इनवॉइस रेज किया? लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, कब तक करना चाहिए? पेमेंट रिसीव को काट दो। गुड्स के केस में पेमेंट रिसीव देखना है क्या? नहीं। कौन सा नोटिफिकेशन नंबर? 66 ऑब्लिक 2017 और डेट भी याद है, चिल्ड्रंस डे के नेक्स्ट डे। आइए ओके यस 20 अक्टूबर को आपने रिमूव किया तो इनवॉइस भी 20 अक्टूबर को रेज कर देना चाहिए। ऑनर बिफोर, यस और नो? इन्होंने कब कर दिया? 10 अक्टूबर को, तो बिफोर कर दिया ना, तो इनवॉइस सही है ना गलत है?
सही है, तो लिखो ओके। कौन ओके? इनवॉइस ऑन टाइम है ना, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? डेट ऑफ इनवॉइस। व्हाट इज योर आंसर? 10 अक्टूबर को मान लिया जाएगा आपने सप्लाई किया। विनीत बाबा आपने जगह क्यों चेंज कर दिया बाबा? हाँ ठीक है, कोई दम तो नहीं दिया इधर से? धमकी तो नहीं दिया इन लोग? ओमेगा के चिल्लाई गया, ओए क्यों? आगे चलो, तुम जिस तरह से देखी पता चल गया तुमने क्या बोला होगा। चलो प्रॉब्लम टू। प्रॉब्लम टू, रिमूव किया 20 अक्टूबर को, किया क्या? बोलो भाई। और इनवॉइस भी रेज करना था 20 अक्टूबर को, और रेज भी कर दिया कब? 20 अक्टूबर। ऑन टाइम है? ओके लिखो, ओके 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 है। तो क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई? 20 अक्टूबर। नेक्स्ट, माल रिमूव किया 20 अक्टूबर, इनवॉइस भी रेज करना था 20 अक्टूबर, इनवॉइस रेज किया, ऑन टाइम किया ना नहीं किया? काट दो। आपको इनवॉइस कब रेज करना था? 20 अक्टूबर। आप रेज कर दो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी यही डेट है। व्हाट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई? व्हाट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। व्हेन यू शुड हैव इशूड इनवॉइस? अक्टूबर। तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई भी 20 अक्टूबर। इज इट कूल? नेक्स्ट, 20 20 20, तो सब सही। 20 20 20, इज इट ओके? बधाई हो आप सबको पहला क्वेश्चन सही करने के लिए। अब अच्छी तरह से देखना, एकदम साइलेंटली कूलली देखना। दिस इज एडवांस क्वेश्चन। पहले लिख दो ई फॉर एग्जाम, एकदम आराम से। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। अंडरलाइन, एक मशीन मेरे को निसान के फैक्ट्री में सप्लाई करना है, तो आपके फैक्ट्री में चला जाएगा तभी सप्लाई होगा, उसके पहले नहीं। इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर्स, असेंबलिंग मशीन एट साइट। इसके लिए मैं बहुत सारा वेंडर से कंपोनेंट्स खरीदता हूँ और निसान के फैक्ट्री में असेंबल कर देता हूँ। द डिटेल्स ऑफ वेरियस इवेंट्स। 17 सितंबर विश्वकर्मा बाबा का पूजा होता है 17 सितंबर को, तो मशीन वशीन का बात ज़्यादा 17 सितंबर को होता है, देख लो। परचेज ऑर्डर विथ एडवांस 50,000 रिसीव्ड फॉर गुड्स वर्थ 12 lakhs, एंट्री ड्यूली मेड इन अकाउंट्स। 17 सितंबर को मोदी जी का जन्म भी है ना, राइट? एक बार देख लेना गूगल में है शायद। परचेज ऑर्डर, मेरे को एक ऑर्डर मिला। क्या मिला? ऑर्डर। एडवांस भी मिला गुड्स के लिए। 12 लाख का मशीन देना है आपको, मैं सप्लाई करूंगा 12 लाख का मशीन। एडवांस भी मिल गया। गुड्स के केस में पेमेंट देखना है। अभी फैंसी बाजार के सारे बिजनेसमैन आ जाएंगे, हाँ सर फोड़ेंगे, ये 50,000 नहीं देखना है। 20 अक्टूबर मशीन इज असेंबल्ड। 20 अक्टूबर को निसान के फैक्ट्री में असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट, टेस्टिंग भी हो गया, एंड एक्सेप्टेड बाय निसान। तो यहाँ पे मेकिंग अवेलेबल कब कर दिया हमने? 20 अक्टूबर। ये ज्ञानी इंसान है, ज्यादा ही ज्ञानी इंसान है, सुबह से बहुत बोलता है ये आंसर जल्दी जल्दी। 20 अक्टूबर। और इनवॉइस रेज किया 20
3 अक्टूबर, क्या आपको 23 अक्टूबर को इनवॉइस रेज करना चाहिए? तो ये ओके है ना रॉन्ग है? लेट हो गया है ना, काटो काटो काटो, किसको काटेंगे? 23 अक्टूबर इनवॉइस रेज करना था कब? 20 अक्टूबर। 4 नवंबर को पैसा मिला। गुड्स के केस में ये पैसा पैसा नहीं करती छोरी, पैसा पैसा। सर्विस के केस में पैसा पैसा करना छोरी, गुड्स के केस में पैसा पैसा ना करना। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? 20 अक्टूबर। और कितना रुपया का? 12 लाख का ना 1150 का? 12 लाख का। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यू ऑल आर ग्रेट। ये देखो, for 12 lakh transaction, time of supply is October 20, as this was the date when goods available to recipient, thus the invoice should have been issued. Then section आप लोग को नहीं चाहिए, इसी दिन करना चाहिए। As per notification 66, time of supply of goods is the date of issue of invoice was issued और लास्ट डेट इट शुड हैव बीन इशूड। इज इट ओके? तो ये आप लोगों का होमवर्क है कॉपी में लिखने का। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो पहले प्रोविजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोविजन। और हाई फाई इंग्लिश में नहीं, और सेक्शन भी नहीं। सेक्शन मेरा चिल्लाना अगर गुनगुना रहा होगा, गूंज रहा होगा कानों में तो लिख देना, बट याद करके लिखने का जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। मंथ्स एंड वंस ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर लाइबल टू पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज। यारो जीएसटी में दो सिस्टम है, एफसीएम आरसीएम। आरसीएम एक्सेप्शनल है, एफसीएम नॉर्मल है, तो कोई बात ही नहीं इसमें। इट हैज फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। गुड सप्लाइड किया 3 अक्टूबर को, इनवॉइस भेजा 5 अक्टूबर को, पेमेंट मिला 9 अक्टूबर को। कंफ्यूज हो गया जीएसटी के लिए, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 3 अक्टूबर। डर के आंसर नहीं दे रहा था ये। अरे बोलो क्या होना चाहिए? 3 अक्टूबर। यू नो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है ये, 2 नंबर मिलेगा सिर्फ ऑप्शन लिखने को। इफ इट कम्स इन एग्जाम 3 मार्क्स मिलेगा प्रोविजन लिखने को। बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग एमसीक्यूज में एक्सपेक्ट करते हैं। छोड़े इसको, क्या होगा आंसर? 3 अक्टूबर। इसको रीड करना, कॉपी में लिखने का जरूरत नहीं है यारो। यस। 6. Investigation shows that 200 cartons of biscuits were dispatched on 2nd अगस्त। आपने 2nd अगस्त को 200 कार्टून्स ऑफ बिस्किट डिस्पैच किया, रिमूव किया, रिमूव। नो इनवॉइस वाज मेड। इनवॉइस ही नहीं बनाया। डैश। एंड कार्टून्स वे नॉट एंटर्ड इन अकाउंट। पेमेंट के बारे में भी कुछ नहीं है। What is the time of supply of 200 cartons for tax purpose? 2nd अगस्त। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अंडरलाइन करते जाना मेन मेन आंसर जो है कि रिवीजन में समय वेस्ट ना होए। बढ़े आगे। नेक्स्ट, an order is placed on Ram and Company on 18 August for supply of consignment of customized shoes। राम एंड कंपनी के पास एक ऑर्डर आया 18 अगस्त को कस्टमाइज्ड शूज के लिए। राम एंड कंपनी गेट्स कंसाइनमेंट रेडी, इन्फॉर्म कस्टमर, इशू इनवॉइस 2 दिसंबर को। कस्टमर कलेक्ट प्रेमाइसेस से 7 दिसंबर को। अंडरलाइन करना, कस्टमर 7 दिसंबर को आपके दुकान से ले गया। एंड ट्रांसफर सेम which is entered in accounts 8 December. What is the time of supply of shoes? Time of supply of shoes मतलब 7th या उसके पहले इनवॉइस रेज कर दिया तो इनवॉइस का डेट, अदरवाइज 7th। तो आपको रेज करना था इनवॉइस कब?
7 या उससे पहले आपने कब रेस कर दिया? 2 दिसंबर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जीएसटी कंसल्टेंट? 2 दिसंबर। आगे बढ़े, बोलो भाई। यस, आगे बढ़ रहे हैं। महक सन्स इज रजिस्टर्ड सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम स्पेस जीएसटी रेगुलर स्कीम। ओके, रेगुलर स्कीम। कुछ कुछ बातें सुनते रहो। एक तो सुने ही था, एफसीएम आरसीएम सुना है ना, याद रहेगा ना। नॉर्मल होता है फॉरवर्ड चार्ज और दूसरा होता है रिवर्स चार्ज। और एक सुना था, आप तो आए थे हमसे पढ़ने के लिए कोचिंग, बट मैंने आपको यूनिफॉर्म भी दे दिया तो मैं कपड़ा वाला नहीं हूँ। मैंने आपको बुक भी दे दिया, मैं किताब वाला भी नहीं हूँ। मैं आपको कभी खिला भी दिया तो मैं खिलाने वाला भी नहीं हूँ। ये सब कॉम्पोजिट हो गया। क्या हो गया? मेन क्या मानते? कोचिंग। तो एक कॉम्पोजिट का भी टर्म सुन लिया। ये सब ना एकदम डॉन है, मतलब जीएसटी का डॉन है। एफसीएम आरसीएम और क्या बोला, कॉम्पोजिट। और एक डॉन से मिलाता हूँ, अंडर रेगुलर स्कीम। बेटा जीएसटी में एक एक बिल का टैक्स दो, परचेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट, बहुत नियम कानून है। जो छोटे छोटे बिजनेस है ना, दे कांट फॉलो ऑल दिस थिंग्स। तो उनके लिए ना एक शॉर्टकट तरीका है। क्या तरीका? शॉर्टकट तरीका। उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन स्कीम। उनके लिए ये जो इतना पढ़ाई कर रहे हैं ना, इतना ताम झाम नहीं है। उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देखना है, एक लमसम टैक्स दे देना है। उसको बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। और बाकी लोग को नॉर्मल स्कीम। सो जीएसटी में दो स्कीम है। एक छोटा बच्चा समझ के छोड़ दिया, रे टिंग 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 लमसम टैक्स दे दो, कॉम्पोजिशन स्कीम। और एक जो आप डिटेल में सीख रहे हैं उसको बोलते हैं रेगुलर स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे लोगों के लिए, जिन्होंने इनकम टैक्स का पीजीबीपी चैप्टर पढ़ा है। आपको याद है कि 2 करोड़ तक टर्नओवर होने से 8% 6% पीजीबीपी, वैसा जीएसटी में भी है। और जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं पढ़ा, तो जीएसटी दो टाइप से चलता है, एक डिटेल वाइज और एक शॉर्टकट। छोटा बिजनेस के लिए शॉर्टकट कॉम्पोजिशन, और बड़े बिजनेस के लिए डिटेल रेगुलर स्कीम। तो आपको ये भी याद रहेगा, एफसीएम आरसीएम रेगुलर स्कीम कॉम्पोजिशन स्कीम, ये सब चैप्टर्स है। यस, रेगुलर स्कीम की मिलेगा आपको। ऑन 15 जुलाई महक सन्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सुंदर ट्रेडर फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ऑर्डर मिला, महक सन्स गेट्स कंसाइनमेंट रेडी, 20 जुलाई को रेडी कर दिया। द इनवॉइस वाज इशूड 21 जुलाई एंड ट्रेडर could not collect consignment 30 जुलाई। अंडरलाइन, माल गया कब बेटा? 30 जुलाई। और इनवॉइस कब रेस कर दिया बेटा? 21 जुलाई। बोलो भाई क्या होना चाहिए? 21 जुलाई। लास्ट लाइन अंडरलाइन करना, सिंस इनवॉइस वाज इशूड बिफोर रिमूवल, टाइम ऑफ सप्लाई इज द इनवॉइस डेट, दैट इज 21 जुलाई। इज इट ओके? यस, आप सबको बहुत 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 बधाई हो, आपने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ लिया। क्या था बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स? क्या था? इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। यहाँ पेमेंट देखना है क्या? नहीं देखना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शंस है। सेकेंड 12-3 रिवर्स चार्ज का है, जो आज पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग रिवर्स चला जाएगा। कल पढ़ाएंगे बाकी का 12-4 12-5 12-6 आज पढ़ा के और विदाई करेंगे। सुनो सुनो सुनो, मेरा दुकान है गुप्ता स्टोर। क्या? गुप्ता स्टोर में खाने का सामान भी मिलता है, समझा भाई?
क्लोथ्स भी मिलता है, स्टेशनरी भी मिलता है, सारा सामान मिलता है। आपको जिंदगी जीने के लिए जो भी चाहिए जहर छोड़ के सब मिलता है। समझ में आया? यस। इधर आइए, ये गुवाहाटी का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। ये गुप्ता स्टोर से, इधर खड़ा हुई है, उधर गुप्ता स्टोर से अपने स्टाफ के लिए वाउचर खरीदता है। वाउचर गुप्ता स्टोर से 1,000 का वाउचर खरीदता है। 1 2 3, तुम लोग का कॉपी नहीं देखा मैं, 4 5 6 7 8 9 10, 1,000 का बोलो, 1,000 का वाउचर दीजिए, मेरे स्टाफ को देना है। 1,000 का वाउचर चाहिए, स्टाफ को देना है। 10 चाहिए, 10,000 दे दो। 10,000 दे दिया इसने, और मैं वाउचर दे दिया ना, ले लो। अभी रुको, इस वाउचर में एक बात बताइए, आप अपने स्टाफ को मेरी दुकान से क्या दिलाना चाहते? मेरी दुकान में कपड़ा भी है, खाना भी है, स्टेशनरी भी है, ब्यूटी बनाओ प्रोडक्ट भी है। आप क्या चाहते हो इस वाउचर से? खाना दो, कपड़ा दो, स्टेशनरी दो, ब्यूटी बनाओ प्रोडक्ट दो, क्या दो? ओनली फूड आइटम। क्या बोला? फूड आइटम। तो जब वाउचर ले जा रहा है तो मेरे को पता है ना इसके बदले क्या बिकेगा? फूड आइटम। क्या आइटम? फूड आइटम का जीएसटी लगा देंगे। किसका? ठीक है। अपने स्टाफ से प्यार नहीं करते हो? यू डोंट लव? ओके, किसी और से प्यार करते हो वो मत बोलना, लेकिन ये बताओ अपने स्टाफ, यार सर बोल प्लीज यार, प्यार बार दिल विल मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू, सिर्फ जीएसटी जानू रे। कोई चिट्ठी भी लिख देना कि आई डैश यू, तो बोलना डैश वेस्ट ना जानू रे, ओनली जीएसटी जानू रे। आई लव यू जीएसटी, आई डोंट लव यू। ठीक है, एकदम ध्यान रखना, अगर है भी तो कंट्रोल। हम दिल दे चुके सनम, किसे? हम स्टाफ को दिल दे चुके सनम। मैं तरफ फंस गया आज तो। पर्सनल लाइफ से मेरा कोई नहीं है, बट अभी दिल विल मत बांटना तुम लोग, कोई भी मत बांटना, एकदम ना दिल देना ना दिल लेना। दिल देना भी गुना, दिल लेना भी गुना। दो ना, देना है तो दो ना। 6 तुम्हारे पीछे पड़ी है, 6 पड़ी है तुम्हारे पीछे, 6 को दे दो ना, 6 को दे, अपना बना लो 6 को लेके रखा है, लेकिन उसके बाद 7वां नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, सुनो, you don't love your stuff, you love, so why you're saying only food item? You should say, sir, you have so many items, they can collect anything from your store, 1,000 rupees का, say like this, say like this, कुछ भी ले सकता है। तो बेटा कपड़ा का जीएसटी रेट अलग, खाने का जीएसटी रेट अलग, स्टेशनरी का जीएसटी रेट अलग, ब्यूटी बनाओ, ब्यूटी तो भरे पड़े, ब्यूटी बनाओ जीएसटी रेट अलग। कंफ्यूज हो गया? तो जब आप अपने स्टाफ को दो, स्टाफ को दो, एक 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 वाउचर दो, एक वाउचर दो। आओ 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 आओ, प्लीज प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। यस साहब, बधाई हो कि आपके एम्प्लॉय ने आपको वाउचर दिया। सर मेरी दुकान में खाने का सामान भी है। अरे उधर नहीं, मेरी दुकान में खाने का सामान भी है, मेरी दुकान में कपड़ा भी है, मेरी दुकान में स्टेशनरी भी है, मेरी दुकान में तुम्हारे बीबी को ब्यूटी बनाओ प्रोडक्ट भी है। व्हाट यू वांट? यू वांट स्टेशनरी चुन्नू मुन्नू के लिए? हाँ ठीक है। तब सुनो, चुन्नू मुन्नू के लिए, तब जब ये रिडीम करने आएगा ना तो इसके सारी स्टेशनरी का लगाएंगे। किसका? दूसरा 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 स्टाफ को दो। आप प्रशांत दो, अरे दूसरा सामान लेना। लास्ट में खत्म हो गया, खत्म, बात में। बधाई हो, आपके जो मालिक है ना, वो रोहित मालिक बहुत अच्छा है, बड़ा दिलदार है, आपको वाउचर दिया है ना? हाँ, मेरे से पैसा दे दिया था मेरे को। सर आप क्या चाहेंगे? मेरी दुकान में खाओ पियो भी है, कपड़ा भी है, स्टेशनरी भी है, और तुम्हारे बीबी को ब्यूटी बनाने का प्रोडक्ट भी हुआ है। कपड़ा चाहिए, कपड़ा 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 कपड़ा, इसमें कपड़ा का जीएसटी किसका? कपड़ा। और तेरे में स्टेशनरी का जीएसटी। ये बात है।
तो जब मैं वाउचर देता हूं ना, ये अपने स्टाफ से प्यार नहीं, खाने का सामान, तब तो उसी समय जीएसटी लगा देंगे, खाओ पियो कौन सा। और नहीं सर, मेरे स्टाफ से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मर्जी वो करे, तो जब आपका स्टाफ आएगा ना तब जीएसटी लगा देंगे, खत्म, थैंक यू, बाय बाय। यस, ओ इन लोग गुस्सा, इन लोग दुखी है कि हम लोग को कुछ नहीं मिला। आप लोग दर्शक हो, आप लोग को मार्क्स मिलेगा जब मैं वाउचर देता हूं। क्या देता हूं? वाउचर। और इस वाउचर के अगेंस्ट मेरे को पता है कि सिर्फ कपड़ा ही ले जाएगा। क्या मिलेगा? कपड़ा। तो उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइबल। सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल। तो मैं जब बेचूंगा ना ये वाउचर, तो उधर ही जीएसटी का काम कर लूंगा इशू के समय। किसके समय? इशू के समय 1000 रुपीज पे जीएसटी ले लूंगा। बेटा मैं मजाक किया था, कुछ इमोशनल सेंटिमेंट नहीं। मेरा बात ना, सिर्फ मेरा होमवर्क, मेरा टेस्ट और मेरा एक्सप्लेनेशन सीरियसली। और पटर पटर करता हूँ ना, वो हाथों मत देखना, नहीं देखना चाहिए, फिर भी देखते हो तो समझदार है तो संभाल के रखेंगे तुम्हें, ठीक है। और डैश है तो अलग बात है, ठीक है। चलो चलो कुछ बात नहीं, मैं क्लेरिफिकेशन दे दिया, इस उम्र में तो होना ही चाहिए, बट ओके कोई बात नहीं है। सुनो ना बेटा, वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो इशू के समय। किसके समय? क्योंकि मेरे को पता है ना इसके पीछे क्या दिया था अपना स्टाफ को, खाना। तो खाना पे, खाने, ये वाउचर पे खाना ही जाएगा। मेरे समझ में आ गया क्या? और नहीं सर, नॉट आइडेंटिफाइबल है तो नहीं सर, मेरा स्टाफ चाहे तो 1000 का फूड आइटम ले ले, चाहे तो 1000 का कपड़ा ले ले, चाहे तो 1000 का स्टेशनरी ले ले, चाहे तो 1000 का ब्यूटी प्रोडक्ट ले ले, तो वो उनकी मर्जी। तो क्या आपका इस सभी स्टाफ का एक ही मर्जी होगा क्या? देखो 2 स्टाफ को भेजे थे, एक तो बीवी बच्चा के लिए, क्या नहीं नहीं, एक तो बच्चा के लिए स्टेशनरी और एक खुद के लिए कपड़ा ले लिया। तो जब मैंने वाउचर दिया था तो मेरे को पता ही नहीं कि 1000 रुपया जो मेरे को मिला है उसके लिए कपड़ा जाएगा, न खाना जाएगा, न स्टेशनरी जाएगा, न ब्यूटी प्रोडक्ट। कपड़ा का जीएसटी रेट अलग, खाना का जीएसटी रेट अलग, स्टेशनरी का जीएसटी रेट अलग, ब्यूटी प्रोडक्ट का अलग। तो मैं किसका रेट लगाऊं? रिडम्पशन का करूं इंतजार। किसका? यस यस यस, डन। सब भेज दिया, वाउचर से सब दे दिया ना उनका कॉपी। आज पता है फाउंडेशन में जो जीरो मिस्टेक करेगा ना, बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम बोलेंगे, कौन सा आइसक्रीम खाना है, वही वाला आइसक्रीम खिलाएंगे उनको आज। जीरो मिस्टेक। और खाने वाला पहला तो मेरा बेटा ही हो गया, वो एक भी रॉन्ग नहीं किया, वो पहले बोल दिया कि ये वाला आइसक्रीम चाहिए। अभी और भी कोई आएगा बताओ, इतना खिलाता है फिर भी क्लास में बोलता है ये वाला। उसको बोलना चाहिए कि पापा का पैसा बचाएंगे, पापा नहीं खाएंगे, वो डायरेक्ट बोलते ये वाला आइसक्रीम। कंपनी अकाउंट्स का टेस्ट लिया था, भयंकर भयंकर। आगे बताओ, घर का बेटा ही घर का पैसा बर्बाद करता है, डैश है। मैं रहता मेरे पापा खिलाते, बोले नहीं पापा कोई बात नहीं, घर में खा लेंगे, छोड़ो आकर डैश। तो सिखाओ उसको। अरे अरे तुम भी खा लोगे, सब एक ही बिरादरी के लोग हो तुम लोग। प्लीज मेरा सीख गया वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो इशू। और समझ में आ रहा है, क्लाइमेक्स समझ में आ रहा है ना, थोपा जा रहा है। मतलब वो तो पता ही ना, खाना तो खाना का लगा दो, और बहुत प्यार करता है। सामंत को बुलाया नहीं तो। रिडम्पशन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। बेटा ये लॉ है, लॉ में ना अपना टर्म मत लिखना, नॉट आइडेंटिफाइबल मत बोल देना। आइडेंटिफाइबल है तो इशू, अदरवाइज रिडम्पशन। जैसे देखो बेटा, देखकर आप लोग के मुंह में पानी आएगा। गिफ्ट वाउचर केएफसी का, केएफसी नॉन वेजिटेरियन, पागल, इतना सारा आइटम होता है, सबका जीएसटी रेट अलग अलग। तो फिर एनी फूड आइटम कैन बी परचेज्ड, तो फिर तो सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल, तो फिर क्या ले लेंगे? डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। नहीं नहीं, एलन सली का कार्ड है, कपड़ा मिलेगा,
ओनली कपड़ा, ओनली कपड़ा, ओनली शर्ट, ओनली शर्ट। तो फिर आइडेंटिफाइबल डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर 12/4 है ना, 12/4 है ना, 12/4 पढ़े ना, 12/5, 12/6, 5-5 मिनट का है। और फिर उसके बाद रिवर्स चार्ज पे थोड़ा ब्रेक दे के ले चलेंगे। आप लोग ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है पक्का? मतलब प्रेशर तो नहीं आ रहा है, मेरे को कोई हड़बड़ी नहीं है, बस आप ना एकदम टैक्स बोलो एकदम तुम रट लिया वैसा होना चाहिए। वाउचर बेटा रिवर्स चार्ज पे थोड़ा सा बाद में करेंगे। वाउचर, वाउचर के लिए कौन सा सेक्शन था? 12/4। वाउचर में 2 एरो है। इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। इफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफाइबल अदर्स, टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। आरसीएम में 1, 2, 3 पॉइंट है, उसके अंदर और एक छोटा सा पॉइंट आएगा, 4 पॉइंट है, एक ऐसे नीचे नीचे लिखते जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाउचर, वाउचर हो गया, वाउचर वाला लिख लो। सेकेंड वाला बॉक्स को हेडिंग लिख सकते हो आरसीएम, बट अभी कॉपी नहीं करना है, या वाउचर ही पहले लिख लो ना, क्या लगता है अपने ही तो कॉपी है, कौन देखने आएगा। वाउचर 12/4 आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, शॉर्ट में लिख दो ना बेटा। आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, अदरवाइज रिडम्पशन डेट। आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, अदरवाइज रिडम्पशन डेट। इज इट ओके? आगे बढ़े, आइए अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लोग खुद पढ़ोगे, और मैं 12/6 पढ़ाऊंगा, फिर 12/5 पढ़ाऊंगा। अभी मैं वो निकालता हूँ, कौन सा पेज पे बेटा? वाउचर आइडेंटिफाइबल नॉट आइडेंटिफाइबल कैसे पता चलेगा? एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है तो आइडेंटिफाइबल है, जब मैं वाउचर बेचूंगा तो ही जीएसटी हो जाएगा सब कुछ। और कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वेराइटीज है, और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, जीएसटी का रेट मेरे को पता नहीं चला कि कौन सा प्रोडक्ट क्या ले रहे गए, उसलिए ना रिडम्पशन का डेट। कितना अच्छा जीएसटी अंकल बना के गए। 15, 16, 17 3 क्वेश्चंस आर देयर, पेज 105, 15, 16, 17। यू रीड होल्ले होल्ले, फिर मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा बाद में।
यस यारो यारो 15 में डाउट है क्या दिया? फूड कूपन्स ना, तो फिर रिडम्पशन विच गिव्स इज कहाँ लिखा है? एनी आइटम, अलग अलग फूड प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी रेट होता है। मैंने प्रॉब्लम है, समझ जाओगे ना वो रियलिटी, तो फिर ये याद भी क्या करना पड़ेगा सर, अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग जीएसटी रेट है, तो फिर कैसे क्या करेंगे? तो फिर रिडम्पशन। लार्ज पिज्जा के साथ स्मॉल पिज्जा, तो फिर डेट ऑफ इशू। पता है ये डेट बता देगा, कितना अच्छा लगता है पेपर देखकर। और एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन रहेगा, सिर्फ आपको एक ऑप्शन टिक मार्क करना है, उसके लिए 2 नंबर मिलेगा। और हम लोग उसके लिए कितना चिल्ला रहे हैं। तो पास हो एग्जाम तो सेकेंडरी है, मैं तो आपको ऑफिस के लिए पढ़ा रहा हूँ। जब मैं ऑफिस के लिए पढ़ाऊंगा तो पास तो ऐसे ही हो जाओगे, क्योंकि उसी से तो क्वेश्चन आते हैं। ओके, बीच बीच में एग्जाम भी बात कर लेता हूँ कि आप लोग तो अल्टीमेटली शॉर्ट टर्म लालची मन पे हो, पास करना है, और मैं तो लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, ये ऑफिस में काम कराना है इनको। क्या ऑफिस में? तो कभी मार्क्स नहीं बोलो तो फिर दुखी हो जाएगा, नंबर बोलते ही नहीं। बोलो क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा? रिडम्पशन, छोड़े इसको। यस यस। सो टाइम ऑफ सप्लाई 2 सेक्शन पढ़ लिए, सेक्शन के साथ बोलना। 12 टू सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए क्या था? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, बस खत्म। और 12 4 वाउचर, आइडेंटिफाई वेल, इशू डेट, अदर्स, रिडम्पशन डेट, बस हो गया। अब मैं 12 5 को भी छोड़ रहा हूं। 12 6 बहुत आसान है बेटा, आप लोग को याद है ना? इंटरेस्ट, लेट फी, टिप्स नो। इंटरेस्ट, आप मेरे से प्रोडक्ट खरीदे हो, मैंने बोला था कि राशि का 30 डेज में पैसा दे देना, वो 30 डेज में नहीं दी, 45 डेज कर दी, तो आई एम चार्जिंग इंटरेस्ट। बोलो भाई, वो इंटरेस्ट का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटरेस्ट का जब पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट का पैसा जब मिलेगा, क्योंकि सप्लाई तो मैं आज कर दिया, समझा ना? सप्लाई तो जून में कर दिया, और मैंने बोला था 31 अगस्त तक देना, तो जून में तो मैं इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं करूंगा ना, समझा भाई? ओ भाई, जून में सेल कर दिया सामान, इनवॉइस भी रेज कर दिया, और बोला था अगस्त तक पैसा दे देना। कब तक? तुम्हें आज जब जीएसटी बिल बनाया होगा, ओनली प्रोडक्ट का बनाया होगा, 31 अगस्त को नहीं दिया पैसा, तो मैं इंटरेस्ट का भी एक बिल बनाऊंगा, तो जब मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, जब मिलेगा तभी इनवॉइस रेज करना, खत्म। सो कभी भी एडिशन, कभी भी इंटरेस्ट, लेट फी का पैसा मिलता है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जब पैसा मिला, जब पैसा मिला तभी टाइम ऑफ सप्लाई। क्योंकि आप समझो, मैंने तो सेल किया जून पे, लास्ट डेट था 31 अगस्त, एंड बेबी ने पेड किया 15 दिसंबर को, तो मैं इस डेट को तो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा ना, तो आज तो इंटरेस्ट चार्ज जून में कर ही नहीं सकता हूं, तो जब मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, जब पेनल्टी मिलेगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई वही। इज इट ओके? इफ वी आर रिसीविंग एनी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, ऑन दैट ऑल्सो वी हैव टू पे जीएसटी, यस और नो? पढ़ के आए थे ना वैल्यू ऑफ सप्लाई में? बोलो भाई, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जिस दिन मिला, दैट्स इट, खत्म। एक एक वर्ड है, बोले थे ना। टाइम ऑफ सप्लाई to the extent relate to addition in value of supply by way of interest. I have supplied you product, but payment not received within due date, so I'll be charging interest, I'll be charging late fee, I'll be charging penalty for delayed payment. Save the date on which supplier receives such addition. जिस दिन मेरे को इंटरेस्ट मिला उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई, बस खत्म। एग्जाम्पल, राधे राधे
ट्रेडर्स सोल्ड गुड्स टू श्याम सेल 6 जून को, राधे ने 6 जून को सेल किया with a condition that interest 2% per month will be charged if Syam fails to make payment within 15 days. अगर श्याम सेल 15 डेज में पेमेंट नहीं करेगा तो व्हाट आई विल चार्ज? इंटरेस्ट 2%. गुड्स डिलीवर्ड ऑल्सो इनवॉइस इशूड 6 जून. 6 जून तो हो ही गया. श्याम सेल्स पेड कंसिडरेशन ऑन 6 जुलाई. कब पेमेंट किया? 6 जुलाई विथ इंटरेस्ट. बेटा 6 जून को मैंने सेल किया, 15 डेज में पेमेंट करना था. ये तो जून में ही पेमेंट करना था आपको, 21 जून तक. सही बोल रहे हो क्या? बट यू पेड, आपने कब पेड किया? 6 जुलाई को. क्या आप टाइम पे पेमेंट किए ना लेट पेमेंट किए? सो आई विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट फॉर दिस डिले. एंड उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? कब? 6 जुलाई. कब बेटा? 6 जुलाई. और गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 6 जून. जब मैं प्रोडक्ट बेचा था उसका टाइम ऑफ सप्लाई 6 जून और इंटरेस्ट का 6 जुलाई. इज इट ओके? दैट्स इट. आंसर देखो, आंसर बोर्ड पे. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज 6 जून. ओके. टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट इज 6 जुलाई. आपको समझ में आई? आई? यस. ये देखो 20 को आप लोग घर में रीड करना. 21 X supply goods 50,000 to Miss Diana on 1st Jan with the condition same should be made within a week. Within a week देना है आपको, within a week. However, Miss Diana made payment of goods on 2nd Feb. क्या टाइम पे पेमेंट किया क्या? ना लेट हो गया? इंटरेस्ट दे दिया कितना? 2000. तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई एडिशन? तो कब पैसा मिला? 2nd Feb को ना. तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 2nd Feb. इज इट ओके? यस 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 यस. एंड दिस इज योर फर्स्ट आरटीपी May 24 का क्वेश्चन. मिक्स्ड है इसमें. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सस्ता बाजार. बिग बाजार का नाम सुना था? सस्ता बाजार. डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी. आपका इंस्टीट्यूट बड़ा हंसी मजाक वाला नाम डालता है कि आप लोग प्रेशर में रहते हो ना, नाम सुन के आप लोग एक थोड़ा सा अलग मिजाज, मूड ही अलग चेंज हो जाएगा. सस्ता बाजार. इशूड कूपन 20 जून को 2000 रिडीमेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ स्पेसिफाइड प्लास्टिक आइटम्स. हाँ 20 जून को क्या हो? रिडीम किया 31 जुलाई को. क्या होगा भाई? 20 जून. बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे जीएसटी कंसल्टेंट ने. टाइम ऑफ सप्लाई क्यों भाई? आइडेंटिफाइबल था क्या? 20 जून. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ये क्वेश्चन भी आएगा ना, 6 मार्क्स का आएगा इन एग्जाम. सब्जेक्टिव आया तो, बट प्रोविजन लिखना पड़ेगा. बेटा आज एक ही होमवर्क दिया ना बेटा, ये दूसरा होमवर्क है. थोड़ा थोड़ा समझना, लिखने का प्रैक्टिस करना है. थोड़ा थोड़ा, एक दो. अरे तुमसे बात ही नहीं किया, समझ में आ रहा है? अरे पिंकी को तो भूल ही गए. कैसे आप मैम? क्लास में हो? अभी जगी हो? देख रही हो हम लोग का वार्तालाप? सुन रही हो? रोहित आया था अभी, देखी थी क्या? रोहित, सब प्रशांत, सब ठीक ठाक है ना? ओके. नेक्स्ट. इट इशूड कूपन 1st August 3000 redeemable against purchase of any item. तो फिर रिडीम कितना? 18 अगस्त. आंसर क्या होना चाहिए? 18 अगस्त. गुड गुड. नेक्स्ट. इट रिसीव इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट
ऑन 11 नवंबर सप्लाई किया था जून पे, तो फिर गुड्स के लिए हो जाएगा जून, इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा क्या बेटा, नवंबर। तो लेट फी इंटरेस्ट के लिए नवंबर। इज इट ओके? इसके बाद तो कौन स्टार्ट होने वाला है? सर्विस। सर्विस तो अभी पढ़ना नहीं हम लोगों को। तो क्या क्या पढ़ लिए बेटा? 3 सेक्शन बोलो। 12 टू इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। 12(4) वाउचर आइडेंटिफाइबल इशू डेट, others redemption date, interest, penalty, date on which received। और एक सेक्शन पढ़ लेते 12(5) और फिर आज छुट्टी कर देंगे। रिवर्स चार्ज में थोड़ा सा रिवर्स दिमाग लगता है। कैसा दिमाग? कल फ्रेश माइंड पे रिवर्स चार्ज खत्म करेंगे कल, और सर्विस का टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भी कर लेंगे। इशू ऑफ इनवॉइस और कितना आसान है 13। जैसे जैसे यहाँ पे पढ़ेंगे ना, सेम वहीं पे सिर्फ 12(2) की जगह 13(2) चेंज होगा। वाउचर सेम है, इंटरेस्ट सेम है, अभी रेसिड्यू पढ़ेंगे सब सेम है, सिर्फ एक ही चेंज होगा। तो गुड्स पढ़ने के बाद सर्विस ना 5, 10, 15 मिनट से लगता है चैप्टर खत्म करने में। इसलिए आज ना जी जान लगा दिया हूं मैं कल से आज तक, और आप लोग भी लगाना। अब चलते हैं रेसिड्यूरी। चोर चपाटी के पास। किसके पास? चोर चपाटी के पास। जुहू चौपाटी नहीं, चोर। कौन होते हैं चोर? डोंट माइंड, ऐसे बता रहे। ये जो है ना रोहित, सामान बेच देता है, जीएसटी में बताता ही नहीं है, तो रोहित चोर है। रोहित चोर है, तो फिर नहीं बता, जीएसटी में दिखाता ही नहीं है। उसके कॉम्पिटिटर निशान था, और निशान बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, दिल का बहुत साफ सुथरा है, चोरी नहीं करता है, वो जीएसटी देता है। तो कस्टमर सब इसके दुकान में चले जा रहे हैं। पूछा क्यों जा रहे हो मेरे दुकान से छोड़ के रोहित स्टोर में? क्योंकि रोहित जीएसटी नहीं लेता है और आप तो जीएसटी लेते हो, तो आपका सामान ज्यादा। दिमाग घूम गया, ऑनेस्टी होने का ये सजा? मैं ऑनेस्ट हूं, जीएसटी लेके देता हूं, और ये भी मेरी तरह दुकानदार है, लेता नहीं। चोर, जीएसटी अंकल। ट्रिंग 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 ट्रिंग, हेलो जीएसटी अंकल। यस, माई सेल्फ अननोन। एक रोहित स्टोर है आर्ट गांव में, उसका बहुत सेल है, एक साल में 40 लाख से ज्यादा बेचता है, बट वो जीएसटी नहीं दिखाता है। अभी पहुंच रहे, फोन रखने के साथ ड्र टें 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 पहुंच गया, और देखा वाह जीएसटी का माथा घूम गया, इतना माल बेचता है, जीएसटी नहीं दिखाता है। अभी दो अभी दो अभी दो। तो आपने जब भी सप्लाई किया, आज ही टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। चोर, ये चोर के लिए। किसके लिए? चोर। सर आज रोहित को आज सर बहुत मारा आप सर। रोहित का बहुत प्यार किया सर आज। सर ऐसा प्यार हम लोग को मत करना। 12(5) सुनो ना, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई एज पर 12(2), 12(2) के हिसाब से नहीं है। 12(3) रिवर्स चार्ज कल पढ़ेंगे, रिवर्स चार्ज भी नहीं है। 12(4) वाउचर भी नहीं है। The time of supply shall be the date on which tax is paid। मतलब आप ना कुछ चोरी से काम करते हो, जीएसटी में नहीं दिखाते हो, तो जीएसटी अंकल आके आपको पकड़ लिए और आपसे आज ही टैक्स ले लिए, आज 1 जुलाई को। तो आपने कब माल बेचा था उससे कोई मतलब नहीं, 1 जुलाई को क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। इज इट ओके? ये रजिस्टर्ड नहीं था, नॉट रजिस्टर्ड था, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था। बेटा ऐसा बहुत सारा इश्यू मिलेगा गुड्स के केस में ना। आसाम में क्या नियम है? 40 लाख तक आपका 1 साल का टर्नओवर है तो नो जीएसटी। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मेकपाई ट्रिप नो, उसका अलग सिस्टम है। बट आसाम का 40 लाख, तो रोहित स्टोर का तो सेल 50-60 लाख है। क्या है बेटा? 56, उसको तो जीएसटी में आना चाहिए, बट वो चोर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, और निशान ट्रेडर ने बता दिया
तो जीएसटी अंकल आके आपने कब माल बेचा वो सब नहीं देखा जाएगा, आज दो आज दो आज दो आज दो आज ही दो, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो गया आज। ये किसके लिए, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, चोर लोग के लिए, ठीक है ना। और कोई कोई तो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी हो जाता है बट टैक्स वैक्स कम दिखाता है, उनके लिए इन केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, ये रजिस्टर्ड था, रजिस्टर्ड कोई रिटर्न डालना है, द डेट ऑन विच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, जिस दिन आपको रिटर्न भरना था, तो रिटर्न भी हम लोग को ना नेक्स्ट मंथ के 20 को ही देना होता है, रिटर्न भी पेमेंट भी, पहले पेमेंट दो फिर जीएसटी रिटर्न। सो चोर लोग के लिए दो बातें हैं, इफ you are not registered under GST, the date on which GST Chachu collects tax from you is the time of supply. Is it okay? If you are not registered, if you are registered for the month of June, you are liable to file return on 20 July. तो 20 जुलाई को ही टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। ये रेसिडुअरी है, रेसिडुअरी कब लगेगा, 12/2 भी नहीं लगेगा, 12/3 आरसीएम भी नहीं लगेगा एंड 12/4 वाउचर भी नहीं लगेगा। तो दो सिचुएशन है, इफ रजिस्टर्ड द डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, अदर केस में टैक्स पेड। इज इट ओके, टैक्स पेड, इज इट कूल। इस पे मैंने एक एग्जांपल रखा हूं, अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। आप लोग समझ में आ गया क्या, आज के क्लास के हम लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच गए। मैं भी पूरा रिवीजन कराने वाला, पूरा 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 एकदम रटा वटा के भेजना है आप लोगों को, और कल और परसों तक तो हम लोग, परसों चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, पूरा एकदम रट्टा मार के बोलेगा चलो बस पे बैठ के सुना देंगे, ऐसा रट्टा मारेंगे आप लोग। उसलिए मैं भी बहुत चिल्लाने वाला हूँ आप लोग के साथ। एक बार बोल दो फटाफट, चोर के लिए क्या है, रेजिस्टरी मतलब चोर, रजिस्टर्ड है तो डेट ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न ही टाइम ऑफ सप्लाई, अदर केस में डेट ऑफ पेमेंट। बस आपको एग्जामिनेशन हॉल में इतना ही लेके जाना है, एग्जामिनेशन हॉल में, और प्रैक्टिस करते समय तो सभी रिकॉल आएगा। यस 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 यस, रेसिडुअरी प्रोविजन 12(5), आप लोग कोशिश करना यारो सेक्शंस के साथ पढ़ने के लिए घर में। सेक्शन गलती होने से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं फिर से याद कराऊंगा। 12(5) पीरियोडिकल रिटर्न हैव टू बी फाइल्ड, पीरियोडिकल रिटर्न हैव टू बी फाइल्ड मतलब क्या है, रजिस्टर्ड द डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। इन एनी अदर केस मतलब नॉट रजिस्टर्ड, डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड। तो रेसिडुअरी 12(5) लिख कर दो एरो। yes yes baby problem। रेसिडुअरी लिख लिया, दो एरो। नहीं लिखा, ओह
12:6 नहीं लिखा? वाह रोहित, बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, कोई बच्चा बता नहीं पाया। ग्रेट रोहित, आज रियली बेहद फॉर्म होता सच में। कॉस्टिंग में भी मेरे को बहुत खुश किया, जीएसटी में तो डबल खुश कर दिया। इंटरेस्ट लेट फी 12:6। चार्ट से पढ़ने में अच्छा लगता है क्या? आप लोग अच्छा लगता है? हाँ यस यस, तो कलरफुल कर देना अपना कॉपी को। दिस इज डन। डन हो गया भाई लोग? चलिए तो एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज का होमवर्क सुनो अच्छा से। 2 क्वेश्चन लिखने दिया, वो तो करने ही है आपको। एमसीक्यूज में गुड्स का कोई सम मिले तो देख लेना। एमसीक्यूज में ओनली एमसीक्यूज में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 4 सेक्शन ही तो पढ़े ना, उसका एमसीक्यू थोड़ा पढ़ लेना, टिक मार्क कर देना, तो उससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब मैं सर्विस भी पढ़ा दूंगा तो पूरा एमसीक्यू सारे ही दे देंगे आप लोगों को, तो थोड़ा सा करने से क्या होता है ना, वो रिवीजन हो जाता है, उसमें डेट ही तो देखना होता है। आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, रेसिडरी में देखो पेज 105 पे आना। इन्वेस्टिगेशन रिवील्स क्लैंडस्टाइन रिमूवल ऑफ गुड्स बाय सप्लायर। सप्लायर ने कोई गुड्स रिमूव किया, वो इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अंडरलाइन, ये चोर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं किए। द एविडेंस इज फॉर्म ऑफ नोटिंग ऑफ एन अनडेटेड, डेट भी नहीं है। सम कॉर्पोरेटिव मैटर्स, कुछ कहानी बोला, कुछ मतलब नहीं। सप्लायर वॉलंटरी स्पेस टैक्स, कोई बता दिया कि देखो ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन टू क्लोज द केस, उन्होंने ऐसे एक जीएसटी पेमेंट कर दिया, तो वो कब सप्लाई किया, क्या किया, उससे डेट से मतलब नहीं। जिस डेट को पेमेंट किया और जिस डेट को, ओके पेमेंट ही होगा ना, नॉट रजिस्टर्ड, तो क्या होगा बेटा, द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड बीइंग अनरजिस्टर्ड। उसके बाद वाला काट दो, उसकी जरूरत ही नहीं है ध्यान देने का। इज इट कूल? अगर वो रजिस्टर्ड होता तो जब रिटर्न भरने का डेट, ऐसे रिटर्न भरने का डेट रिटर्न चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग, बट फिर भी पता है हम लोगों को रिटर्न भरने का डेट नेक्स्ट मंथ के 20 ही होता है। इज इट ओके? दैट्स इट। ओके, सो आप लोग को आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। पहले गुड्स का इनवॉइस कब रेज करना था, उसमें 5 टॉपिक था, क्या 4। फर्स्ट क्या था, गुड्स का इनवॉइस कब रेज करना चाहिए। इनवॉइस कौन अंकल बोले थे? अंकल नंबर 31। अंकल नंबर 31 क्या बोले? गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो रिमूवल, अदरवाइज डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। फिर क्या बोले? कंटिन्यूअस सप्लाई है तो स्टेटमेंट और पेमेंट। और क्या बोले? अप्रूवल बेसिस तो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, अप्रूवल और 6 मंथ्स। और उसके बाद आरसीएम पे विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। हो गया खत्म, तो जाओ भाग जाओ। अब अंकल नंबर 12 आए, 12(2). अंकल नंबर 12(2) क्या बोले? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। अंकल नंबर 12(3) नहीं, 12(3) का लाएंगे। 12(4) वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, अदर्स के केस में रिडम्पशन डेट। फिर अंकल नंबर 12(5) रेसिडुअरी, चोर, रजिस्टर्ड है तो डेट ऑन विच पीरियडिकल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड, अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स पेड। अंकल नंबर 12(6)
interest, penalty, delayed payment of consideration when received. That's it. कल 2 घंटा पढ़ाया, आज 1 hour 45 minutes और आउटकम इज 5 minutes. 5 minutes. इन सब का ऑडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप लोग देख लेना. एक CA इंटर का एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें सारे ऑडियोज वगैरह डाला है. ऑडियो क्लिप वहीं से ले लेना आप लोग. सो आज का सुहाना सफ़र यहीं समाप्त करेंगे. होमवर्क में 2 राइटिंग दिए हैं और MCQ से जो गुड्स का क्वेश्चंस मिलेगा अदर देन RCM यू ट्राई. और इवन इफ यू आर गेटिंग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम लोग कल और पढ़ेंगे, उसके बाद देयर विल बी नो प्रॉब्लम. छोड़े? यस.